कभी कभी ऐसा भी सामने निकल के आता है और ये प्रश्न भी सामने निकल के आता है कि जो लोग पूछते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये भी एक नया सवाल निकल के आता है जब ये लोग पूछते हैं कि हम तो सर कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, आपको एक ऐसा तरीका बताएं कि जिससे हमको कोर्ट से चक्कर लगाने से फुर्सत मिल सके। आज के विषय पर ऐसे ही हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर जो आप कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं तो क्या एक कोई तरीका ऑप्शन या अवेलेबल है जिसके ग्राउंड पे आप अपने जो मुकदमे हैं, जो आप अपने रेमेडी लेने गए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, उससे आप उसको छुटकारा मिल सके। जो परेशानी आ रही हैं और आप जो लेने गए हैं, जो भी रेमेडी, जो भी प्रेयर है आपकी, वो आपको माननीय न्यायालय द्वारा आपको दिलाई जा सके या आपको उससे मिल सके। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है हमारा, अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। और एक रिक्वेस्ट और है, और अगर जो आप वीडियो पसंद आती है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप भी जानते समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी की समझ में नहीं आती है। और अक्सर जो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऐसे इस तरीके के कमेंट से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक अवश्य देखें। बात करते हैं इस विषय पे, जैसा कि जो एक नया सवाल भी निकल के आता है, कई लोगों के द्वारा पूछा गया है, कई बार हमारे सामने जो व्हाट्सएप के ज़रिए और हमारे जो कमेंट सेक्शन में भी ऐसा ही सवाल देखने को मिला है कि हम जो प्रोसीडिंग फॉलो कर रहे हैं, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसमें इतनी लेंदी है, ये इतनी डिफ़िकल्टी सामने आ रही है, तो हम जो प्रेयर लेके गए थे, जो हम रेमेडी लेने गए थे, वो तो मिलने से दूर की रही। तो हम केवल कोर्ट जाते हैं, वकील साहब से मिलते हैं और वहाँ से एक नई डेट मिल जाती है। तो इन डेट से आगे आने पर या ना आने पर, इन सब से बचने के लिए एक कुछ हम ऐसे स्टेप बताने वाले हैं कि जिसके आधार पर अगर जो आप उनको फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट अवश्य दिखाई देगा। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मैंने ये भी देखा हुआ है कि जब कोई समस्या सामने निकल के आती है तो उस समस्या के आधार पे जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पे आता, किसी बिंदु पे पत्नी तैयार है तो पति नहीं तैयार है, पति तैयार है तो पत्नी नहीं तैयार है, इसी कस में एक के बाद एक तारीख मिलती रहती है, एक के बाद एक नई फिर तारीख मिलती है, उस तारीख पे आप फिर जाते हैं, वो भी आते हैं और मामला सुलझता कहीं नहीं दिखाई देता है। और एक जज साहब के द्वारा या किसी के भी रिक्वेस्ट पे एक दूसरी तारीख दे दी जाती है और अगली तारीख पे सेम प्रोसेस, सेम रीजन फिर से रिपीट होता है, रिजल्ट कुछ नहीं निकल के सामने आता। इसी के आधार पे दिन ब दिन तारीख बढ़ती रहती हैं। लेकिन सामान्यतः तौर पे जो एक प्रचलन चला है, उस प्रचलन के आधार पे जो एक डिस्प्यूट उत्पन्न होता है पति पत्नी के बीच में, पत्नी चाहती है कि हम पति के ऊपर 498A, 144 BNSS और मेंटेनेंस के मुकदमे, एलिमनी के और डिवोर्स के सारे मुकदमे उसके ऊपर दाखिल कर देंगे, जिससे वो परेशान होकर जो हम कहेंगे वो करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसा हर जगह संभव नहीं होता है। सामान्यतः तौर पर जो अभी घटना घटित हुई है अतुल सुभाष के मामले में, उसमें पत्नी का यही एक रवैया रहता था कि हम इतनी कंडीशन लगा देंगे, इतना हम उसको परेशान कर देंगे, जिससे वो जब हम कहेंगे वो उसको देना ही देना पड़ेगा। एक केस में एक साल में 120 पेशियाँ यानी कि 120 डेट पड़ी हुई हैं, 3 करोड़ की रिकवरी आ गई। ऐसे में पति इतना परेशान हो गया। तो इसी के आधार पर अगर जो संभावना लगती है आपके ऊपर कि पत्नी आपके द्वारा भी ऐसी ही कुछ कृत्य की जा रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं आपके अपनी पत्नी की जो हरकतें, जो उनकी एप्लीकेशन है या जो उनके जो मुकदमे हैं उनसे आप ये झूठे मुकदमे कह सकते हैं, उसी के आधार पर अगर जो आप परेशान हो चुके हैं और ये आपको लगता है तो सबसे पहले आप माननीय न्यायालय को जरिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनको यकीन दिलाइए कि सच एंड सच एक्टिविटी केवल पति को यानी कि हस्बैंड को परेशान करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए और उस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके से जो ये प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, इनमें किसी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला और अननेसेसरी केवल टाइम किलिंग का प्रोसेस है, केवल ये टाइम ख़त्म करना चाह रही इसी से, जिससे कि उनका इरादा बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये मुकदमा चलता रहे। तो ऐसे तथ्य और ऐसे प्रार्थना पत्र अगर जो आपको लगता है कि पत्नी जो आपके घर में रहते हुए आपका भी कहना नहीं मानती, आपके घर वालों को भी परेशान करती हैं, आपके जो और जहां आप काम करते हैं वहां आपकी जो इमेज डिफेमेशन करने का प्रयास करती है, वहां आपके जो कार्यस्थल है जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पर जाके आपकी जो कलीग्स है उनसे आपकी बुराई करती हैं। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटी अगर जो आपके साथ भी हो रही है तो उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले आपको इन्हीं सब कारणों के आधार पे आप
प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराएं। और अगर जो फिर भी किन्हीं भी कारणों से अगर जो कोर्ट कन्वेंस नहीं हो रही है, आपकी बात नहीं मानती है, कोई भी कारण हो, उसके स्थान पे एक ऑप्शन अवेलेबल और रहता है। इस तरीके से, क्योंकि जाहिर से तौर पे जब आप दोनों की शादी हुई होगी तो उस शादी में न आप पहले पत्नी को अपनी जानते थे, न पत्नी आपको पहले जानती थी। आप दोनों को मिलाने वाला एक कोई मीडिएटर अवश्य रहा होगा। अगर जो आज भी वर्तमान स्थिति में अगर जो मीडिएटर आज भी अगर जो उपस्थित है, यानी कि अगर जो कहीं बाहर नहीं गया है, अगर जो आपकी पहुंच में है, तो उससे आप संपर्क करके आउट ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के बाहर भी आप अपना जो सुलह समझौता तैयार कर सकते हैं। कोर्ट के माध्यम से एक फॉर्मेलिटी रहेगी, आप अपना समझौता जो भी कंप्रोमाइज़ हुआ वो कंप्रोमाइज़ आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय आपके कंप्रोमाइज़ जो भी समझौता आपने तैयार किया है उसी के आधार पे डिक्री बनाते हुए आपके फेवर में आदेश पारित कर दिया जाएगा। कोई भी मुकदमा हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर मुकदमे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक जो जैसे कि जो मामले निकल के सामने आते हैं डिवोर्स के, यानी कि दोनों का अलग रहना है, लेकिन अलग रहने में समान क्या देना है क्या नहीं देना, इस पे झगड़ा फंसा हुआ है। पत्नी कह रही है कि हम इतना सर्टेन अमाउंट लेंगे तब हम साइन करेंगे, पति कह रहा मेरे पास इतना अमाउंट देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो मैं इतना अमाउंट कहाँ से दे पाऊँगा, कैसे बियर कर पाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में हार कर पति आगे का क्या कदम उठाते हैं मैं उस पर नहीं डिस्कस करूँगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के भी कुछ ऐसे जजमेंट भी हैं जिनके आधार पे इन सब सारी ही जो एक्टिविटी वगैरह जो पत्नी के द्वारा की गई हुई हैं या की जा रही हैं उनको भी क्रूरल्टी माना हुआ है। और इन क्रूरल्टी के ग्राउंड पे अगर जो आप डिवोर्स का मुकदमा फाइल किया हुआ तो इन जजमेंट को आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करके उसके आधार पे आप उसमें डिवोर्स की डिक्री या आदेश आप प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, और इसी के साथ में अगर जो फिर भी अगर जो कोई आपको लगता है कि कोई भी मामला अगर जो ये लगता है कि पत्नी के द्वारा बहुत ही परेशान किया जा रहा है, हमारे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, झूठे केसेस दाखिल किए जा रहे हैं, अननेसेसरी जो ये फैमिली वाले जो केसेस होते हैं वो तो दाखिल किए ही किए हैं। 125, 498 8 सेक्शन 12 DV एक्ट और एलिमनी के ये सारे केसेस तो किए हुए हैं। अपने जो घर वालों हैं उनकी तरफ से फर्जी और केसेस तैयार किए जाते हैं, पति के विरुद्ध या पति के घर वालों के विरुद्ध मारपीट के फर्जी केसेस बनाए जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे थे सच एंड सच प्लेस पे, हमको रास्ते में रोक लिया और मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। इस तरीके के जो मुकदमे लिखाए जाते हैं या इन तरीके से, और ये केसेस पे केवल दबाव बनाने के लिए होते हैं कि जब तक कि सुलह समझौता नहीं हो रहा है, अगर सुलह समझौता हो जाता है तो ये भी सारे केसेस कंप्रोमाइज़ के आधार पे अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है मेरा कि अगर जो आपके साथ या आपके विरुद्ध किसी भी तरीके से अगर जो शोषण हो रहा है पत्नी के द्वारा, अगर जो किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ या कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं की जा रही है कि जिससे आपका डिवोर्स या आपका जो भी मुकदमा उनका डिस्पोजल हो सके, तो इन कुछ जजमेंट है जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किए गए हुए हैं। अगर जो इन जजमेंट की आप अगर PDF कॉपी चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप करिए। और इसी के साथ में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इन जजमेंट को आप अपने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।